जीवन आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे कि आपके जो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर में जो क्वेश्चन आता है ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे इन फ्यूचर में बनाने वाली वीडियो आप देख सकें। ठीक है गाइज, और अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड कराऊँगा। ओके, शुरू करते हैं आपका आज का टॉपिक जो है ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था। ठीक है गाइज, उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट दे रखा है ये लिखित संविधान का अभाव, यानी कि दुनिया भर में जो भी सरकार है उनकी भूमिका आमतौर पर किसके बारे में जानी जाती है? संविधान द्वारा परिभाषित की जाती है। ठीक है, किसी देश के संविधान से परिभाषित होने पता लगता है कि उस देश की सरकार कैसी है और वहाँ कैसी व्यवस्था चलती है। लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसके पास कोई लिखित संविधान है ही नहीं। ठीक है, ब्रिटेन का यह अलिखित संविधान संसद सम्मेलनों एवं परंपराओं एवं न्यायिक घोषणाओं के विभिन्न कार्यों का मिश्रण है। ये कहने का मतलब ये है, संसदों का सम्मेलन है उसमें, और जो पुराने रूप से व्यवस्थाएं चली आ रही हैं वो अभी तक लागू हैं। ठीक है, और न्यायिक घोषणाएं जो पहले चलती थी उन्हीं के आधार पर ही ब्रिटिश संसद आज चल रहा है। ठीक है गाइस, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं, इसमें क्या है, जो जज होता है, जो हमारे जज होते हैं जैसे न्यायाधीश होते हैं, उसको क्या है, ये लोग जज को ग्रिफिथ कहते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड पॉइंट आपका देखते हैं, विश्व का सबसे लचीला संविधान। यह विश्व का सबसे लचीला संविधान इसलिए है, संविधान की अलिखित प्रकृति के कारण, यानी कि यह लिखित अवस्था में ना होने के कारण यह दुनिया का सबसे लचीली संरचना वाला संविधान बन जाता है। ये इसका मेन रीज़न है, क्योंकि ये लिखित है नहीं, इसी के कारण जो है ये सबसे लचीला संविधान। कि ब्रिटिश संविधान का लचीलापन ब्रिटिश लोगों की परंपराओं के प्रति जो लोगों की आस्था है ना, उसके कारण भी लोग भी हैं, लोग अभी भी जो पुरानी परंपराओं हैं उसके प्रति आस्था रखते हैं। ठीक है गाइस, एक रीज़न ये भी है कि विश्व का सबसे लचीला संविधान होने की। ठीक है, और अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं, 17वीं शताब्दी में HOL, ये जो आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसकी फुल मीनिंग है में सुधार करने की कोशिश, लेकिन किसी भी मंत्री या PM की यानी प्रधानमंत्री की संविधान परिवर्तन की हिम्मत नहीं। क्योंकि जो लोग हैं ना, जो लोग वोट देते थे अपनी पुरानी परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार अपने वोट देते थे। ठीक है गाइस, तो इसी वजह से किसी भी नेता में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जो पुरानी परंपरा चली आ रही हैं उसको परिवर्तन कर दें, क्योंकि अगर वो परिवर्तन करते हैं तो उनको सत्ता से हटा दिया जाएगा। ये टोटली आपका परिचय था। कहते हैं ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये ब्रिटिश जो संसद है उसकी न्यायपालिका। ठीक है, उसमें न्यायपालिका के पास क्या, अन्य स्टेटों में क्या लोकतंत्र वगैरह में ये पाया जाता है न्यायपालिका जो है सर्वमान्य होती है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है, न्यायपालिका के पास संसद द्वारा जो भी पास हुए नियम है उस पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि संसद में जो रूल बन गए सो बन गए, वही लास्ट नियम है। ठीक है, और उसके बाद दूसरी हम पॉइंट देखते हैं, न्यायपालिका के पास दूसरा अधिकार ये है, संप्रभुता पर टिके, यानी कि जो लोगों की संप्रभुता है ना उसके कारण ये टिकी है, जहाँ नेताओं को स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से चुना जाता है। यानी कि इसमें क्या निष्पक्ष तरीके से चुना जाता है, और जो ब्रिटिश साम्राज्य में क्या न्यायपालिका को काफ़ी कम पावर्स दी गई हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, और हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। आज हम पहला टॉपिक लेते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट में अगर आप देखें, हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या करता है, संसद का ऊपरी सदन होता है और इसमें लगभग 800 सदस्य होते हैं। अधिकांश सदस्य परमानेंट होते हैं, यानी कि इसमें क्या परमानेंट सदस्य होते हैं। ठीक है, और 800 जो होते हैं, मतलब सभी परमानेंट नहीं होते हैं, कुछ ही परमानेंट होते हैं। अधिकांश ज़्यादातर मानिए 50% से अबव जो होते हैं वो परमानेंट ही होते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर हम पॉइंट देखते हैं, यह है किसी विधायक को 1 वर्ष की अवधि के लिए पारित होने से रोक सकते हैं। यानी कि इसके पास ज़्यादा पावर्स नहीं है, अगर किसी विधेयक को 1 वर्ष में पारित करती है तो ठीक है। ठीक है, और एक अवधि बीतने के बाद लॉर्ड्स की कोई असहमति की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो लॉर्ड्स होते हैं उनके पास फिर कोई पावर नहीं होगी। फिर 1 साल की अवधि के बाद अगर वो मना भी करते हैं तो उनकी मतलब कहने की कुछ सुना नहीं जाएगा, उनकी मान्यता नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पॉइंट में कहता है। उसके बाद वो विधेयक जो पारित कर दिया जाएगा। और थर्ड पॉइंट में ये कहता है, अगर धन विधेयक का मामला आता है, यानी कि धन के मामले में विधेयक आता है, तो उस कंडीशन में हाउस ऑफ कॉमन्स को अधिकार अधिक मिल जाता है। यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स को 1 ही महीने के अंदर, यानी कि 12 महीने तो निकल ही गए, यानी कि 1 वर्ष निकल गया, उसके बाद 13वें महीने में ही धन विधेयक को पास करना होता है। ठीक है गाइस, तो ये धन विधेयक को पास करना था। और ये फोर्थ पॉइंट अगर हम देखते हैं, ये कानून बनाने में सरकार से जवाब मांग सकती है। ठीक है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ये अगर कोई जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स में नियम वगैरह और कानून बनते हैं, तो जब नियम कानून वगैरह अगर बनते हैं ना, तो ये क्या उनसे जवाब मांग सकती है कि आपने अगर ये नियम बनाया है तो उसके क्या पॉइंट्स निकलेंगे, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तो ये इस तरह से पूरा बायोडाटा ये मांग सकती है। किससे, हाउस ऑफ कॉमन्स से हाउस ऑफ लॉर्ड्स मांग सकती है बायोडाटा। फिफ्थ पॉइंट में हम देखते हैं, सत्ताधारी सरकार द्वारा घोषित नीतियों की जाँच की भूमिका निभाती है। यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट अगर कोई रूल लाती है, ठीक है गाइस, तो अगर वो रूल लेके आई है ना, तो मतलब उसने लागू कर दिया था, उसके बाद क्या है, ये बोलती है जो तुम रूल लाए हो, ठीक है, उसके बेनिफिट्स, ठीक है, उसके लॉसेस जो भी हैं वो आपको हमें बताने होंगे, यानी कि इसके क्या बेनिफिट है और क्या लॉसेस हैं, ये भी मांग सकती है। ठीक है, बस इतनी पावर होती है, ये पूरी जांच जो नीति वगैरह लागू की गई उसकी पूरी जांच ये कर सकती है। ये इसके पास पावर होती है, किसके पास, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास। ठीक है गाइस।
पढ़ते हैं ब्रिटिश संसद की जो दूसरी जो संसद है उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, इसमें बोला है हाउस ऑफ कॉमन्स संसद का निचला सदन होता है, यानी कि सबसे निचला सदन होता है, और जिसमें सदस्य 650 होते हैं, यानी कि 650 इसमें क्या है सदस्य होते हैं, और ये आम चुनाव से चुने जाते हैं, यानी कि लोकल चुनाव जो क्षेत्र होते हैं उनमें निर्धारण कर दिया। उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये आम चुनाव लड़ते हैं, किसी पार्टी के नाम से लड़ते हैं, अदरवाइज कुछ जो होते हैं वो स्वतंत्र लड़ते हैं, और ये बाद में क्या है ये इसमें हाउस ऑफ कॉमन्स में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हाउस ऑफ कॉमन्स का सेकंड पॉइंट में बोलता है कॉमन्स के पास हाउस ऑफ कॉमन्स के पास अधिकार होता है कि किसी कानून को बनाना और उसमें सुधार करना, यानी कि इसके पास ये पावर होती है किसी कानून को बनाना एवं उसके में सुधार करना है। अगर हम अपने भारत में देखें तो ये पावर हमारे न्यायपालिका के पास होती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के पास ये पावर होती है किसी कानून को बनाना और उसमें सुधार करना। ठीक है गाइस, उसके बाद हम थर्ड पॉइंट अगर इसका हम देखते हैं, इसमें अधिकांश सीटें जीतने वाली पार्टी सरकार बनाती है, यानी कि इसमें भी निश्चित आम चुनाव होते हैं। इसमें क्या होता है जिसको ज़्यादा सीटें मिलती हैं, ज़्यादा वोट मिलते हैं, ठीक है, वही सरकार बनाता है। ठीक है, मेनार्क जो होता है ना, मेनार्क वहाँ का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, सम्राट, जिसे सम्राट, मेनार्क और राष्ट्रपति कहा जाता है, वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, वो वहाँ पे क्या है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, यानी कि प्रधानमंत्री को शपथ वगैरह दिलाता है। ठीक है, और उसके बाद इसका अगर हम फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद जो प्रधानमंत्री है ना वो अपनी एक टीम चुनता है। ठीक है, अलग अलग पार्टियों से अलग अलग सदस्य चुनता है जो वरिष्ठ होते हैं। ठीक है, पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं उनको चुनता है। ठीक है, उसके बाद जिस पर दल का विश्वास हासिल करता है, फिर उस दल को जब वो चुनता है उसके बाद उसका विश्वास हासिल करता है। ठीक है, विश्वास हासिल करने के बाद ये देखिए सिक्स्थ पॉइंट में बोल रखा है मंत्रिमंडल में जिसमें दोनों सदनों के वरिष्ठ नेता, यानी कि वरिष्ठ नेताओं को ही चुनेगा जिन्हें सरकार चलाने का एक्सपीरियंस हो। मंत्री अपनी चूक व कमीशन में अपने कार्यों के लिए जवाब देते हैं, यानी कि जो भी वो कर रहे होंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा जो भी काम दिया गया अगर वो किसी काम को कर रहे हैं ना, ग्रुप बना के सिंपली करेंगे तो उस काम के लिए वो जवाबदेही होते हैं। ठीक है गाइस, एक ही हो गया। और उसके बाद ये सातवां पॉइंट भी उसी से रिलेटेड है, सामूहिक जिम्मेदारी की धारणा संसद की महत्वपूर्ण प्रणाली है। यह माना जाता है कि सभी मंत्री साथ रहेंगे और साथ देंगे, यानी कहने का मतलब क्या है जो एक साथ जो ग्रुप से शासन करने की नीति है ना और ग्रुप से काम करने की नीति, ये क्या है ब्रिटिश संसद की महत्वपूर्ण प्रणाली है। ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद चलता है कि ग्रुप में ही आपको चलना चाहिए, धारणा के कारण महत्वपूर्ण प्रणाली है। ठीक है, इसी वजह से यानी कि ये बोलें कि साथ चलेंगे, जैसे साथ तैरेंगे और डूबेंगे तो साथ डूबेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन आती है। सेवन्थ पॉइंट में बोलता है यानी कि आपको ग्रुप बना के काम करना चाहिए। और एट्थ पॉइंट में बोलता है अपेक्षा की जाती है किसी मामले में नीति अपनी व्यक्तिगत राय के बजाय सरकार की नीतियों का समर्थन, अन्यथा वह नेता इस्तीफा दे। को अगर आपकी पार्टी सही बता रही है ना किसी नियम को, तो आपको उस नियम को सही बताना होगा। ठीक है, अगर उसमें आपको अपने व्यक्तिगत रूप से भी गलती दिख रही है तो वो नहीं बोलना है। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा बोलते हो, अगर आपको लगता है तो आप वहाँ से इस्तीफा दे दें तो वहाँ से अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर वो पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। उनके मन में जाएगा इनमें आपसी एकता नहीं है, आपसी विखंडता है, तो इस वजह से सत्ता से भी वो हट सकते हैं, प्रधानमंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। तो इस वजह से ये पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है गाइस, ये आप देख सकते हैं ये 1 to 1 एक दूसरे से रिलेटेड पॉइंट है। ठीक है गाइस, हम बात करते हैं ठीक है ब्रिटेन में जो भी व्यवस्था चल रही है राजनीतिक व्यवस्था उसके बारे में बात करें तो इसमें ये भी पॉइंट आता है ब्रिटेन में कभी मिश्रित दल व्यवस्था भी थी। ठीक है, और क्या पता चल रही थी। ठीक है, तो वही पॉइंट इसमें समझा रखा है। ये देखिए भाई, ये आपका दे रखा है 1930 में 2 दलीय व्यवस्था रही। ठीक है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, यानी कि 1930 के दशक में जो चल रही थी उस टाइम शासन चल रहा था, 2 पार्टियों द्वारा किया था, एक लेबर पार्टी थी, दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी थी। ठीक है, इसमें देखिए कंजर्वेटिव पार्टी का बता रखा है। कंजर्वेटिव जो पार्टी थी अमीर अभिजात वर्ग का समर्थन करती थी। ठीक है, यानी कि अमीर वर्ग था और जो मध्यम वर्ग जिसे अभिजात वर्ग कहते हैं उसका समर्थन करती थी, और संपन्न जो वर्ग थे उनके हितों को बढ़ावा देने की कोशिश करती थी। ठीक है, और उनके संपत्ति के अधिकार को उनके संपत्ति का जो अधिकार था उसकी डिमांड करती थी। ठीक है, और साथ ही न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थन करती थी, यानी कहती थी जो अभिजात वर्ग या अमीर वर्ग जो भी कुछ कर रहे हैं ना आप उसमें हस्तक्षेप मत कीजिए, सरकार से ये कहती थी। और बोलती थी वो जो कार्य कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, इसके समर्थन में ऐसे रहती थी। कहने मुझे टोटली बेस ये मध्यम वर्ग है उसका समर्थन करती थी। ठीक है, कौन सी कंजर्वेटिव पार्टी। उसके बाद अगर हम देखते हैं लेबर पार्टी क्या करती थी। लेबर पार्टी जो थी श्रमिक और लेबर जो होते थे ना की सामाजिक समानता और कल्याणकारी राज्य की स्थापना चाहती थी, यानी कि वो ये कहती थी जो लेबर हैं, जो हमारे समाज में लेबरर हैं और उसके बाद श्रमिक वर्ग हैं, उनको सामाजिक समानता दी जाए। यानी कि आज भी अगर हम देखते हैं तो लेबर को क्या है थोड़ी कम वेतन में रखा जाता है, उनसे काम वगैरह ज़्यादा लिया जाता है और उनसे क्या है उन्हें सही नज़र से नहीं देखा जाता, उन्हें बोलता है ये गरीब वर्ग है। ठीक है, तो इसी को हटाने के लिए लेबर पार्टी कहती थी कि समाज में समानता लाई जाए। ठीक है, इनके काम के अकॉर्डिंग इनको वेतन दिया जाए। ठीक है, और कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, यानी कि जिसमें क्या समानता हो। ठीक है, कोई अमीर कोई गरीब ना हो, समानता की नज़रों से देखा जाए। ठीक है, तो इस वजह से ये लेबर पार्टी का ये अपना समर्थन था। ठीक है, तो जब इन दोनों ने साथ काम किया था तो उसको क्या है सर्व संपत्ति युग के नाम से जाना जाता है।
1930 के दशक के अंत में, 1930 का जो दशक है उसका अंत चल रहा था, तो दोनों दलों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे करी थी। मिश्रित यानी कि दोनों ने क्या कहा था, हाँ ठीक है हम दोनों की एक दूसरे की बातों से सहमत हैं, ठीक है दोनों ही साथ में हम कार्य करेंगे। तो इन दोनों ने अपनी पार्टी बनाई, मतलब दोनों मिक्स हो गए और इन्होंने वहाँ पे शासन किया था, क्या मिश्रित व्यवस्था के अंदर शासन किया था। ये देखिए आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था पॉइंट दे रखा है। जैसे रक्षा दलों में रखरखाव, रोजगार आदि पर सहमति व्यक्त की, यानी कि जो रक्षा का क्षेत्र है उसमें भी कहा हाँ ठीक है रक्षा का क्षेत्र है उसे ठीक रखा जाएगा, रखरखाव रखा जाएगा। उसके बाद कहा रोजगार किसके था, ये सामाजिक वर्ग श्रमिकों के लिए था, हाँ ठीक है इनको भी रोजगार दिया जाएगा, इनके अनुसार इनको भत्ता दिया जाएगा, जैसे ही काम करेंगे उसके अनुसार इन्हें भत्ता दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो ये सर्व संपत्ति का युग कहलाया था, ठीक है, जो 1970 के लास्ट के दशक में आया था। उसके बाद अगर हम फिफ्थ पॉइंट देखते हैं तो 1970 के दशक के बाद रूढ़िवादी पार्टी का उदय होता है। मार्गरेट टेलर का उदय होता है। ये कहते हैं नहीं रूढ़िवादी पार्टी मैं अपनी बनाऊंगा, और ये लोग क्या करते हैं कि इन दोनों का जैसे शासन खत्म होता है, टाइम खत्म होता है, उदय दल के विकास हेतु नव उदारवादी रणनीतियों को बढ़ावा देते हैं, यानी कि नई उदारवादी नीतियों का ये बढ़ावा देते हैं, ठीक है गाइस। टोनी ब्लेयर जो है 1997 में आते हैं, ठीक है, और ये कहते हैं कि लेबर पार्टी का नया नाम रखते हैं, न्यू लेबर पार्टी रखते हैं। लेबर पार्टी का जो नया नाम है, नई रणनीतियाँ अपनाते हैं, यानी कि अब लोगों को आकर्षित करने के लिए